हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है फंडामेंटल बायोलॉजी। भारत का अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन चैनल, जहां पर प्योर बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, जहां पर बेसिक कंसेप्ट को, फंडामेंटल चीज़ों को क्लियर किया जाता है। जितने भी बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें जो हम हमारी बुक्स में पढ़ते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स जो चाहे 11th-12th के हों या 10th स्टैंडर्ड या उससे नीचे के हों, जितने भी हम साइंस में एनसीईआरटी बुक्स में पढ़ते हैं, जो कंसेप्ट हम उनमें पढ़ते हैं, जो नोट्स हम उनमें पढ़ते हैं, उनके पीछे क्या बेसिक फंडामेंटल्स होते हैं, क्या बेसिक थीम्स होती है, क्या कंसेप्ट होते हैं, या जो डेली लाइफ में हम जितनी भी बातें हमारी बॉडी पार्ट से रिलेटेड देखते हैं, या ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में जितनी भी चीज़ें हम महसूस करते हैं, उन सब चीज़ों के पीछे क्या मेन रीजंस होते हैं, क्या उनके क्या फंडामेंटल्स हैं, ऐसी क्या रिएक्शंस होती है, ऐसे क्या फंक्शन होते हैं, ऐसे क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके ऐसे क्या कारणस होते हैं, वो सब चीज़ें हम अपने इस प्लेटफॉर्म में डिस्कस करते हैं। जो भी चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हो, चाहे वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हो या फिर 11th की अगर हम बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी की, चाहे वो ब्रीथिंग रेस्पिरेशन वाला पार्ट हो, डाइजेशन वाला पार्ट हो, एक्सक्रीशन वाला पार्ट हो, या फिर सर्कुलेशन वाला पार्ट हो, या लोकोमोशन पार्ट हो, या नर्वस सिस्टम वाला पार्ट हो, जितने भी टॉपिक हम डिस्कस करते हैं या आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, चैप्टर के साथ साथ हम डेली लाइफ के अंदर जो भी बातें उनसे रिलेटेड हैं, जो डिसऑर्डर उनसे रिलेटेड है, उनसे काफ़ी जो मेन जो एग्जांपल के थ्रू या फिर उसको पूरा डिटेल से फंडामेंटली हम उसको क्लियर करते हैं या आगे भी क्लियर करेंगे। आज आपको जैसे पता है कि हम जो लेक्चर डिस्कस या चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर में, वो डाइजेशन अब्जॉर्प्शन है। इससे पहले के उससे हम 2 लेक्चर ले चुके हैं, जिसमें हमने उसके बेसिक डाइजेशन अब्जॉर्प्शन क्या होता है उसके बारे में समझा है, एलिमेंट्री किलान का थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया था, उसके साथ साथ जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स उसके बारे में समझा था। सेकंड लेक्चर के अंदर हमने जो बक्कल कैविटी और फेरिंग्स बक्कोफेरिंजियल के बारे में समझा था। फेरिंग्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। बक्कल कैविटी में पैलेट होता है, जिसमें हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट होता है। सॉफ्ट पैलेट पार्ट के अंदर यूविला होता है, जो नेसोफेरिंग्स इंटरनल नॉस्ट्रल्स को कम बंद कर देता है जब हम फूड इंगल्फ करते हैं। टंग के बारे में पढ़ा था, जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन के स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें पेपिलाई बोलते हैं। उन पेपिलाई के अंदर टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है, जिसके थ्रू हमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के टेस्ट के बारे में पता लगता है, जिसमें स्वीट्स हो गया, सॉल्टी हो गया, सोर हो गया, बीटर टेस्ट हो गया। पांचवा टेस्ट हमने और पढ़ा था उमामी टेस्ट के बारे में, जो कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट एसिड की वजह से होता है, या मोनोसोडियम पाउडर जो मिलाया जाता है जितना भी चाइनीज डिशेज होती हैं, या मीठी टेस्ट भी बोलते हैं, जो नॉनवेज वगैरह को अच्छे टेस्ट बढ़ाने के लिए डाला जाता है। इन सब बारों में हमने पढ़ा था। आज इस लेक्चर में जो हम कंटिन्यू करेंगे वो है फेरिंग्स और इसोफेगस। फेरिंग्स क्या होता है, अगर इसे हम सिंपल भाषा में बोले तो थ्रोट या गला भी बोल सकते हैं। फेरिंग्स के अंदर जनरली 3 पार्ट होते हैं। नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजोफेरिंग्स, ये 3 मेजर पोर्शन होते हैं जो जिसमें हम फेरिंग्स को डिवाइड किया हुआ है। नेसोफेरिंग्स वाला जो पार्ट है, अगर हम देखते हैं, ये बक्कल कैविटी जो आगे जाके यू टर्न हो जाता है। यहाँ पर देखते हैं बक्कल कैविटी से जब फूड आगे जाके प्रोसीड होता है पेरिस्टल्सिस के थ्रू, ये जो फूड है आगे बक्कल कैविटी के बाद जो है वो फेरिंग्स रीजन में पहुंचता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो यूविला होता है, यूविला खाना खाते वक्त क्या होता है, या फूड इंगल्फ के टाइम या जब हम पानी पीते हैं, तो यहाँ पर इंटरनल नोस्ट्रल्स पाए जाते हैं। जैसे नोज के बाहर ये एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स है जहाँ से हम एयर लेते हैं, ऐसे ये जिसकी इंटरनल जो ओपनिंग होती है वो फेरिंग्स के अंदर, उसे हम इंटरनल नोस्ट्रल्स बोलते हैं। यूविला का काम होता है जब खाना खाते वक्त उनको क्लोज कर देता है ताकि कोई भी फूड पार्टिकल या पानी नाक में ना चला जाए। तो यहाँ पर नेसोफेरिंग्स होता है, ऊपर वाला एरिया, उसको नेसोफेरिंग्स बोलते हैं। इसे मैं फर्स्ट बोल देता हूँ। दूसरा जो इसके बाद जहाँ से टंग कनेक्ट होती है, हायोड बोन जिसे हमने बोला था, हायोड बोन के बारे में भी बताया था। हायोड बोन का फ्रैक्चर्ड हो जाना, जिन लोगों की गला दबाने से या दम घुटने से या गला घोट देने से डेथ हो जाती है, उसके पीछे जो मेन रीज़न होता है उनकी हायोड बोन फ्रैक्चर्ड हो जाती है, जिसके एग्जामिनेशन के थ्रू डॉक्टर हमें ये रीज़न बताते कि जो इंसान की डेथ हुई उसके पीछे मेन कारण क्या है। तो हायोड बोन का जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से उसे हम सेकेंड पार्ट ओरोफेरिंग्स बोलते हैं। उसके नीचे जो कंटिन्यू करते हैं जिसे लेरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं। लेरिंजोफेरिंग्स अगर देखा जाए तो आगे जाके ये 2 ओपनिंग हमें दिखती है, जिनमें से एक ओपनिंग होती है ईसोफेगस की, जहाँ जिसे फूड पाइप भी बोलते हैं, स्ट्रेट पाइप होता है। और जो आगे वाला पाइप होता है जिसे बोलते हैं ट्रेकिया, जिसमें ट्रेकियल रिंग्स पाई जाती है, जिसमें ओपनिंग होती है ग्लोटिस, और ग्लोटिस के ऊपर जो होता है एक
फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है। एक म्यूकस मेम्ब्रेन का फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसका मेन काम क्या होता है, जैसे यूविला है, यूविला खाना खाते वक्त इंटरनल नोस्ट्रल्स को बंद कर देता है। सेम वैसे जब ये ओरोफेरिंक्स और लेरिंजोफेरिंक्स एक कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए या पानी के लिए, जब हम खाना खाते हैं या फिर हम सांस लेते हैं तो एक कॉमन पैसेज होता है, जो एयर होती है वो ट्रेकियल पाइप में चला जाता है और जो फूड है वो इसोफेगस पाइप में चला जाता है, फूड पाइप जिसे हम बोलते हैं। तो ये क्या काम करता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाते वक्त खाने का पार्टिकल ट्रेकियल रिंग में न चला जाए, तो ये एपिग्लोटिस जो रहता है वो ग्लोटिस को बंद कर देता है, उस ट्रेकियल को बंद कर देता है। तभी आपने कभी देखा होगा जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं उस वक्त हमारे गले से आवाज़ नहीं निकलती, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, ये ढक्कन ग्लोटिस को बंद करके रखता है, ट्रेकियल पाइप को, विंड पाइप जिसे हम बोलते हैं उसको बंद करके रखता है। और ये क्यों जरूरी होता है खाना खाते वक्त हमें क्यों नहीं बोलना चाहिए, उसके पीछे भी मेन रीजन ये है कि अगर हम बोलेंगे तो यहाँ साउंड क्रिएट होगा जिसकी वजह से एपिग्लोटिस प्रॉपर्ली बंद नहीं हो पाता है, और फूड पार्टिकल क्या होता है वो किसी कारण से आपके ट्रेकियल पाइप में आगे जाके ब्रोंकियोस में चले जाते हैं, जिसकी वजह से एक स्मॉल कफ रिफ्लेक्स होता है जिसे हम खांसी भी बोलते हैं। एक खांसी सी चलती है, एक हल्का सा बर्निंग सेंसेशन फील होता है जो हमारे ट्रेकियल पाइप में फूडिंग पार्ट चला जाता है, तो एक थोड़ा सा मामूली सा बर्निंग सेंसेशन भी फील होता है, और एक कफ रिफ्लेक्स भी होता है जिसे हम खांसी बोलते हैं। तो उसके पीछे मेन रीजन यही होता है। तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है, ग्लोटिस को बंद कर देता है, जिसकी वजह से फूड इसमें ना चल जाए और आगे जाके केवल इसोफेगस में एंटर हो। तो ये जो तीन मेन चीज होती है। इसके अलावा जो नेसोफेरिंग्स वाला पार्ट होता है, यहाँ पर जो एपिथेलियम की लेयर पाई जाती है उसे हम स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम बोलते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर आगे। नेसोफेरिंग्स के अंदर जो एपिथेलियम पाई जाती है, नेसोफेरिंग्स में कौन सी एपिथेलियम पाई जाती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फेरिंग्स वाला पार्ट होता है उसमें जो तीन रीजन है, जिसमें नेसोफेरिंग्स के अंदर जो एपिथेलियम पाई जाती है उसका नाम क्या है, तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कॉलम एपिथेलियम लेयर पाई जाती है। इसमें क्या होता है, सीलेटेड बोला है मतलब छोटे छोटे सीलिया होते हैं जो फूड पार्टिकल्स को इंटरनल नोस्ट्रल्स में जाने से रोकते हैं, ताकि कोई भी फूड पार्टिकल हमारे जो नाक वाला रीजन है इंटरनल नोस्ट्रल्स को क्रॉस करके नाक में नहीं पहुंच जाए। तो ये उनका बेसिक मेन रीजन होता है। दूसरा जो ओरोफेरिंग्स होता है, ओरोफेरिंग्स के अंदर और लेरिंजोफेरिंग्स के अंदर इन दोनों के अंदर जो एपिथेलियम लेयर पाई जाती है, उस एपिथेलियम लेयर को हम स्ट्रेटिफाइड नॉन स्केलेटल वाला नॉन क्रेटिनोइड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम लेयर पाई जाती है वहां पर। इनका काम मेन बेसिकली क्या होता है, ये पेरिस्टेल्सिस में हेल्प करती है। पेरिस्टेल्सिस क्या होता है, फूड को आगे प्रोसीड करना, आगे इगो इगो इसोफेगस के अंदर मूव करना, ये इनका मेन फंक्शन होता है। नॉन केरेटिनोइड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम लेयर वहां पर पाई जाती है ओरोफेरिंग्स और नेसोफेरिंग्स वाले पार्ट के अंदर। ये होता है फेरिंग्स का मेन बेसिक फंक्शन। इसके अलावा जो ओरोफेरिंग्स वाला जो रीजन होता है, ओरोफेरिंग्स में दो तरह के टॉन्सिल्स भी पाए जाते हैं जो हमने पढ़ा था। एक तो होता है लिंगुअल, और दूसरा होता है पैलेटाइन। ये दो तरह के टॉन्सिल्स होते हैं जो ओरोफेरिंग्स वाले रीजन में पाए जाते हैं। एक तो लिंगुअल हो गया, दूसरा पैलेटाइन। दो तरह के टॉन्सिल्स होते हैं जो कि ओरोफेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से जो मेन क्वेश्चन आपके पास आता है वो ये पूछा जाता है कि जो जो फेरिंग्स वाला पार्ट है उसका मेन बेसिक फंक्शन क्या होता है। ये फूड को आगे प्रोसीड करता है, जो बोलस बन जाता है। इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया, नेसोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंजोफेरिंग्स। इनमें से जो नेसोफेरिंग्स वाला पार्ट है वो इंटरनल नोस्ट्रल्स वाला पार्ट अंदर जो होता है। दूसरा हमने ओरोफेरिंग्स पढ़ा जहाँ पर दो तरह के टॉन्सिल्स पाए जाते हैं, जिसमें एक लिंगुअल है, एक पैलेंटाइन है। ये सब जो लेरिंजोफेरिंग्स है वो जो दोनों ओपनिंग है, ट्रेकियल पाइप की ओपनिंग है, विंड पाइप की, और जो फूड पाइप जिसे बोलते हैं इसोफेगस, उसके नियर बाई एरिया को हम लेरिंजोफेरिंग्स बोलते हैं। यहाँ पर जो एपिथेलियम लेयर पाई जाती है उसे नॉन केरेटिनोइड स्ट्रेटिफाइड लेयर के नाम से इसको बोलते हैं। और इसका जो मेन काम होता है आगे फूड को इसोफेगस में मूव कराना होता है। नॉन केरेटिनोइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम,
यहाँ पर स्क्वेमस भी ऐड कर लेंगे। स्क्वेमस, स्क्वेमस एपिथेलियम होता है। इसके अलावा हमने एक चीज और देखनी है कि जो नेसोफेरिंग्स वाला पार्ट होता है, वहां से जो हमारी एक यूस्टेशन ट्यूब होती है, जो एयर वाला पार्ट होता है, जो ईयर होता है, जहाँ से हमारी जो बाहर की जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो एयर होती है, कभी आपने महसूस किया होगा जब हम बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, जब हमें पैदल चल के किसी पहाड़ पर या बहुत ज़्यादा अच्छे हाइट वाले प्लेस पे जाना होता है, तो धीरे धीरे चलते जाते हैं तो बाहर का जो प्रेशर होता है वो कंटिन्यू, जो हवा का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे कान बंद हो गए हैं, या बाहर का प्रेशर बहुत हवा हमें महसूस होती है, थोड़ा कभी कभी कान में दर्द भी होने लग जाता है। उसका मेन रीज़न क्या होता है कि कान के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसे कान का पर्दा भी बोला जाता है, इस टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के जब आउटर साइड और इनर साइड बॉडी के अंदर जब एयर का प्रेशर इक्वल होता है, जब ये फ्रीली मूवमेंट करती है और हमें अच्छे से सुनाई में देता है, पर किसी रीजन से जब इस दोनों साइड जब एयर का प्रेशर अगर इक्वल हो जाता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है, बाहर प्रेशर ज़्यादा या अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो यू स्टेशन ट्यूब होती है, यू यूस्टेशन ट्यूब जिसे बोलते हैं, जो एयर के अंदर पाई जाती है यूस्टेशन कैविटी के अंदर, उस वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से कभी कभी कान बंद हो जाते हैं या कान में हमें दर्द महसूस होता है। आपने महसूस किया होगा जब कोई पैसेंजर फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं, वैसे तो जो एयर टाइट कैबिन होते हैं वहाँ पर इतना ज़्यादा कोई फीलिंग नहीं आती है, पर फिर भी कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे कान बंद हो गए या कान में बहुत ज़्यादा शोर या कान में बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से लोग हमें सलाह देते हैं कि जब भी हम फ्लाइट में ट्रेवल करते हैं उस टाइम पे हमें च्युइंगम चबाना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर जो माउथ के थ्रू जो एयर आती है वो एयर प्रेशर अंदर से बाहर यू स्टेशन पे पड़ता है और यू स्टेशन ट्यूब खुली हुई रहती है, या हमें ईयरफोन का यूज़ करना चाहिए ताकि बाहर का प्रेशर मेंटेन हो सके। तो ये बेसिक रीजंस होते हैं जब हम किसी ऊंचाई वाले स्थान पे जाते हैं या फिर फ्लाइट में ट्रेवल्स करते हैं, तो ये यू स्टेशन ट्यूब होती है जिसकी वजह से एयर अंदर आती है और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है बाहर की साइड से, तो उस वजह से यू स्टेशन ट्यूब या तो बंद हो जाती है या फिर अंदर का प्रेशर कम हो जाने की वजह से उसमें थोड़ा सा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। इस वजह से हमें या तो च्युइंगम का या बाहर के प्रेशर को मेंटेन करने के लिए ईयरफोन का यूज़ करना चाहिए। तो ये मेन रीज़न होता है जो नेसोफेरिंग्स वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। आज से आगे हम पढ़ेंगे फेरिंग्स को कंटिन्यू करते हुए कि उसका मेन क्या काम होता है। फेरिंग्स आगे जाके ईसोफेगस से कनेक्ट हो जाता है। ये ग्लोटिस वाला पार्ट है जिसमें एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं, सॉरी एपिग्लोटिस बोलते हैं। एक फ्लैप लाइक मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है जिसका मेन काम जो मैंने आपको बताया फूड पार्टिकल्स को एंटर होने से रोकना होता है। ये आगे ट्रैकिल विंड पाइप जिसे बोलते हैं, और एक ये जिसे बोलते हैं फूड पाइप जिसे ईसोफेगस बोलते हैं। फूड यहाँ से जब एंटर होता है तो यहाँ पर क्या होता है, इस ईसोफेगस के अंदर दो तरह के मसल्स पाए जाते हैं, जिसमें अपर वाला जो मेन रीजन होता है वहाँ पर जो पाए जाते हैं वो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल्स पाए जाते हैं। जो लोअर पार्ट होता है यहाँ पर स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन से पूछा जाता है जो ईसोफेगस होता है उसका मेन उसमें किस तरह के मसल्स पाए जाते हैं, तो दो तरह के मसल्स है, अपर रीजन में स्केलेटल, लोअर रीजन में स्मूथ मसल्स, और जो मिडिल पोर्शन होता है वहाँ पर ये दोनों मसल्स पाए जाते हैं, स्केलेटल प्लस स्मूथ मसल्स दोनों तरह के पाए जाते हैं। इसके अलावा दो तरह के स्फिंक्टर भी पाए जाते हैं। स्फिंक्टर क्या होती है, एक ओपनिंग होती है जो किसी भी चीज़ को या तो क्लोज करती है या अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने को रोकती है या यूरिन डायरेक्शन बनाए रखने के लिए काम आती है। जो जो अपर रीजन में जो स्फिंक्टर पाया जाता है उसे बोलते हैं अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। ये स्केलेटल मसल्स का बना होता है। स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होते हैं, तो ये क्या करते हैं, फूड को एंटर होने के बाद बंद हो जाते हैं ताकि फूड कहीं बाहर नहीं निकल जाए और इसकी बोथ डायरेक्शन जिसे बोलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में फूड निकल कर बाहर नहीं आ जाता है। तो ये स्केलेटल मसल्स क्या काम करते हैं, एक तो फूड को आगे पेरिस्टल्सिस प्रोवाइड करते हैं, आगे फूड को प्रोसीड करते हैं, और दूसरा इसको आपस में वापस से क्लोज होने से ओपन होने से रोकते हैं। दूसरा जो नीचे स्मूथ मसल्स है, यहाँ पर जो स्केलेटल मसल्स जो स्फिंक्टर पाया जाता है उसे हम जो बोलते हैं उसे गैस्ट्रो या कार्डियक, गैस्ट्रो या कार्डियक स्फिंक्टर के नाम से, इसोफेजियल स्फिंक्टर के नाम से बोला जाता है। गैस्ट्रो या कार्डिक इसोफेजियल स्फिंक्टर ये स्मूथ मसल्स का बना होता है,
वॉलेटाइल होता है, तो नॉन वॉलेटाइल होता है, और ये क्या करता है, ये फूड को आगे जाके एक जे शेप्ड जो पार्ट होता है, बॉडी पार्ट होता है जिसे ऑर्गन बोलते हैं, उसमें स्टमक में जाके फूड को एंट्री होने में हेल्प करता है। तो ये दो मेन बेसिक स्फिंक्टर होते हैं जिसमें पाए जाते हैं, नॉन वॉलेंट्री, एक वॉलेंट्री ऊपर की तरफ होता है। जो गैस्ट्रो और कार्डियक स्फिंक्टर है, इससे जुड़ी हुई दो एक जिसे बोलते हैं डिजीज बोल सकते हैं या डिसऑर्डर्स बोल सकते हैं। उनमें से जो पहला डिसऑर्डर है, अगर ह्यूमन बीइंग के अंदर जो फूड है उसका फ्लो कंटिन्यूसली पेरिस्टल्सिस के थ्रू कंटिन्यू इसोफेगस के थ्रू जेस्ट शेप्ड स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं स्टमक, उसमें जा रहा है प्रॉपर्ली, तो वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। पर इससे जुड़े हुए जो लोअर स्फिंक्टर है, जैसे बोला हमने गैस्ट्रोइक कार्डियक स्फिंक्टर बोला, इससे जुड़े हुए दो डिसऑर्डर क्या होते हैं, एक तो होता है जीईआरडी या पायरोसिस। जीईआरडी या पायरोसिस क्या होता है, गैस्ट्रो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर, इसे बोलते हैं गैस्ट्रो, जिसे गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। ये क्या होता है, एक बर्निंग सेंसेशन होती है। कभी आपने देखा होगा जो ये फूड पाइप जैसे मैंने आपको बताया, इसकी दो ओपनिंग होती है, यहाँ पर दो तरह के स्फिंक्टर पाए जाते हैं। तो लोअर स्फिंक्टर में क्या होता है, जब किसी रीजन से लोअर स्फिंक्टर प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होता है, सपोज यहाँ पर जेल लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्टमक है, यहाँ पर फूड आया और ये प्रॉपर्ली क्लोज नहीं हुआ, तो ये फूड क्या होता है, ये फूड पार्टिकल ये एसिड के साथ मिलकर, क्योंकि यहाँ पर एसिड मीडियम होता है, एचसीएल सीक्रेट होता है, ये वापस अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने लग जाता है, क्योंकि ये स्फिंक्टर बंद नहीं प्रॉपर्ली बंद नहीं होता है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है और फूड वापस से बाहर निकल जाता है, जिसे वॉमिटिंग भी बोलते हैं। वॉमिटिंग सेंसेशन जिसे फील होती है, ऐसा लगता है कि हमें वॉमिटिंग हो रही है, जलन सी महसूस होती है। तो ये प्रॉपर्ली स्फिंक्टर क्लोज नहीं होने का कारण क्या होता है, जिसे हमने बोला जीईआरडी या पायरोसिस भी जिसे बोलते हैं। इसमें हमें चेस्ट में एक जलन सी महसूस होती है, क्योंकि एसिडिक कंटेंट मीडियम जो फूड पार्टिकल है वो इसोफेगस के अंदर आ जाते हैं और एक वॉमिट सेंसेशन फील होती है। इसे बर्निंग सेंसेशन या जीईआरडी गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। तो एक मेन डिसऑर्डर तो ये है जिसकी प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होने की वजह से। दूसरा जो डिसऑर्डर है वो भी इसी से रिलेटेड है, अगर फूड आपके अपर स्फिंक्टर रीजन से लोअर की तरफ आ रहा है और ये अगर ये स्फिंक्टर किसी रीजन से प्रॉपर्ली ओपन नहीं हो पाता है और खाना प्रॉपर्ली स्टमक में नहीं पहुंच पाता है, ये स्फिंक्टर की ओपनिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगी, तो खाना यहाँ इकट्ठा होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, इसोफेगस की वॉल पे प्रेशर पड़ता है और एक हमें पेन सा महसूस होता है। दूसरा क्या होता है, इसोफेगस का जो पार्ट होता है ये हमारे बिल्कुल कार्डियक रीजन जहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है वहाँ पर होता है, तो हमें ऐसा फील होता है कहीं हमें कई रीजन किसी वजह से अटैक तो नहीं आ गया, एक ऐसा घबराहट सी फीलिंग होती है, तो उसको जो बोलते हैं एचएलएस या कार्डिया बोलते हैं। पहला डिसऑर्डर मैंने आपको बताया जीईआरडी, और जो दूसरा डिसऑर्डर होता है उसको बोलते हैं एचएलएस या कार्डिया। एचएलएस या कार्डिया, जिसमें क्या होता है, प्रॉपर से ये ओपनिंग स्फिंक्टर ओपन नहीं होता है, फूड यहाँ नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से इसोफेगस के अंदर प्रेशर क्रिएट हो जाता है, फूड वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। दूसरा फूड के साथ बैक्टीरिया उसमें पनप जाते हैं, उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, तो एक गंदी सी स्मेल जिसे बैड स्मेल भी बोलते हैं वो यहाँ पर हमें महसूस होती है। जब भी इंसान अपना मुंह खोलता है तो उसका एक बैड स्मेल भी, बैड ब्रीथिंग भी फील होती है। तो ये दो मेन डिसऑर्डर है जो कि गैस्ट्रो या कार्डियक स्फिंक्टर से जुड़े हुए हैं, इसोफेजियल स्फिंक्टर से जुड़े हुए हैं, जिसमें पहला जीईआरडी है जिसे पायरोसिस भी बोलते हैं, और दूसरा जो डिसऑर्डर है वो एचएलएस या कार्डिया है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं जो फीडिंग करते हैं, किसी जब उनको हम फीडिंग कराते हैं, दूध वगैरह मिल्क वगैरह वो पीते हैं, तो मिल्क पीने के बाद जब थोड़ी देर बाद हम उनको लेटा देते हैं बेड पे, तो आपने देखा होगा कि वो अपना जो मिल्क है या जो दूध है उसको वापस बाहर निकाल देते हैं मुंह से, वॉमिटिंग जिसे बोलते हैं कि बच्चे ने वॉमिटिंग कर दिया। उसके पीछे मेन रीज़न क्या होता है कि जो आपका जो स्केलेटल मसल से बना हुआ जो स्फिंक्टर है, जिसे हम अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर भी बोलते हैं, इसकी टोन काफ़ी कमज़ोर होती है, ये इतना डेवलप नहीं हो पाता जितना एक चिल्ड्रन में या एक एडल्ट में या एक ओल्ड एज वाले पर्सन में डेवलप होता है। धीरे धीरे इसकी टोन ओल्ड एज में आके वापस हो जाती है। आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा बूढ़े एज वाले लोग होते हैं खाना खाते हैं वापस मुंह से निकाल देते हैं, तो ये टोन की जो इसकी जो स्फिंक्टर की टोन है वो छोटे बच्चों में काफ़ी कमज़ोर होती है। इस वजह से हम जब बच्चे को लेटाते हैं तो वापस वो जो एसिड मीडियम वाला मिल्क है वो वापस इसोफेगस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो आप देखते हैं कि कभी छोटे बच्चे जो वापस वॉमिटिंग कर देते हैं
वापस मिल्क को बाहर निकालते हैं, तो उसके पीछे मेन रीज़न ये होता है कि जो आपका अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, जो स्केलेटल मसल से बना है, वो जो वॉलेंट्री है उसकी टोन काफ़ी कमज़ोर होती है। इस वजह से हमें क्या होता है, बच्चों को कुछ समय के लिए अपने चेस्ट से चिपकाए रखने पड़ता है ताकि वो प्रॉपरली आपके स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके अब्जॉर्व हो जाए। तो ये मेन बेसिक रीज़न होते हैं जो कि आप हमने आज पढ़ा कि जो फेरिंग्स से रिलेटेड कुछ बातें हैं या इसोफेगस से रिलेटेड जो बातें वो हमने यहाँ डिस्कस करी। आपको फिर भी कोई बात ऐसी है, कोई डाउट है या आपको लगता है कोई चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं हुई है, तो आप इसे मैसेज ये कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरीज है, आप नीचे दिए हुए स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। आगे जो नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हम स्टमक और उसके रिलेटेड जो एसोसिएट ग्लैंड्स है, लीवर है, पैंक्रियाज है, स्मॉल गॉल ब्लैडर है, फिर उसके बाद देन इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम के बारे में भी हम पढ़ेंगे, और फिर देन एनस के बाद, और उसके बाद जो जुड़ी हुई जो हमारी डाइजेशन प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन उसमें होती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो हम कर लेंगे उसमें हम आपका स्टमक पढ़ेंगे और दूसरा एसोसिएट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर को हम यही ख़त्म करते हैं, और फिर भी आपको कोई क्वेरी या डाउट है तो आप डेफिनेटली मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।